क्या आप रेफ्रिजरेंट जानते हैं? वीसीआरएस पढ़ लिए, वीएआरएस पढ़ लिए, अब जॉब्सन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ लिए, कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ लिए। व्हाट इज अ रेफ्रिजरेंट? तो आज के लेक्चर में हम रेफ्रिजरेंट के बारे में पता करेंगे। रेफ्रिजरेंट होता क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेंट। क्या आप रेडी है? यस सर। तो व्हाट इज अ रेफ्रिजरेंट? जैसे कि आप लोग को पता है कि वीसीआरएस की बात करेंगे या फिर वीएआरएस की बात करूंगा, तो वहां पर जो वर्किंग फ्लूइड होता है, जो हीट को लेता है और रिजेक्ट करने की बात होती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। रेफ्रिजरेंट जैसे कि आप लोग गैस के बारे में बात किए होंगे कि आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, उसका गैस उड़ गया, कहने का मतलब उसका रेफ्रिजरेट उड़ गया। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रेफ्रिजरेंट होता क्या है इसके बारे में बस ये याद रख लो। रेफ्रिजरेंट एक मीडियम है समझो, ठीक है, एक वर्किंग फ्लूइड है समझो। वो वर्किंग फ्लूइड क्या होता है? जिसमें हम लोग हीट को ले जाते हुए वर्किंग फ्लूइड को दे दिए और फ्लूइड ले जाके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर दिया, यही फंक्शन है। तो देखते हैं व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड और वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है ये ऑपरेटर होता है और यहाँ पर क्या होता है? रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। कहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है बेटा? ये जो दिख रहा है बेटा, ये पाइप, ये ऑपरेटर, ये पाइप है, ये कूलिंग स्पेस है। यहाँ से हम लोग हीट लिए, किसको दिए? इस रेफ्रिजरेंट को दिए। ये रेफ्रिजरेंट जाएगा, यहाँ पर कंप्रेसर लगे रहता है। ये रेफ्रिजरेंट फ्लो के इस पाइप के थ्रू कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से हीट को अपन क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो सब्सटेंस था, ये वर्किंग फ्लूइड है, इसे ही हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर लिखा है, वीसीआरएस सिस्टम में हम लोग बात करते हैं, ये कूलिंग स्पेस है, ये ऑपरेटर है, जहां से हम लोग रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, वो रेफ्रिजरेंट क्या हो, उस हीट को लिया, अभी हीट को हम लोग एटमॉस्फेरिक में ट्रांसफर करेंगे। तो बेसिकली देख सकते हैं वर्किंग फ्लूइड, इसे बोले रेफ्रिजरेंट। और ये जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग को पता है कि अगर मान लो कूलिंग स्पेस, जैसे एग्जांपल दिया था मैं यहाँ पास, T इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस है और मुझे चाहिए T इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं क्या करूंगा? इस कूलिंग स्पेस से हीट को निकालूंगा और उसको एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करूंगा, यही फंडामेंटल है। तो हमको ये ऑपरेटर होता है, वहां से एक पाइप जाता है, पाइप में एक वर्किंग फ्लूइड होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर बात किया जाएगा तो रेफ्रिजरेटर इज अ सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड व्हिच इज द हीट एब्सॉर्ब या एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कूलिंग स्पेस टू ट्रांसफर द कंडेंसर या फिर एटमॉस्फेयर। इसी फंडामेंटल को लेके हम लोग आगे बात करेंगे। छोटी छोटी चीजों को समझिएगा बिल्कुल प्रॉपर। तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, रेफ्रिजरेटर वर्किंग सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड व्हिच इज एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कूलिंग स्पेस एंड रिजेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक टू द विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। ओके, जैसे वीसीआरएस हो गया, वीआरएस हो गया। रेफ्रिजरेंट का आप लोग नाम सुने होंगे बेटा, R11 सुने होंगे, R22 सुने होंगे बेटा, R12 सुने होंगे। या अमोनिया रेफ्रिजरेंट की बात करोगे, लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेंट की बात करोगे, ये सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ हम लोग यूज करते हैं ये रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट को। तो रेफ्रिजरेंट क्या हो गया? बेसिकली वर्किंग फ्लूइड हो गया और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और ट्रांसफर करने की बात करते हैं। ये फंडामेंटल है व्हाट इज द रेफ्रिजरेंट। बेसिक से सिंपल सा डेफिनेशन है, इसे आप लोग देख पा रहे हैं। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स होते हैं बेटा, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे और दूसरा जो होता है सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन। व्हाट इज द प्राइमरी या सेकेंडरी? तो मैं कुछ बताने वाला हूं, उसको बात को समझिएगा, आप लोग बिल्कुल समझ पाएंगे कि रेफ्रिजरेशन प्राइमरी और सेकेंडरी क्या। जैसे कि अगर मैं बात करूं डायरेक्ट हीट को ट्रांसफर करने की बात है, डायरेक्ट रेफ्रिजरेंट की बात करूंगा, और इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेंट। डायरेक्ट क्या होगा? जैसे कि कूलिंग स्पेस है, वहां से हीट को निकाला और रेफ्रिजरेंट को दे दिया। मेन मेन पर्पस ये एवापोरेटर क्या करता है? हीट को निकालता है और रेफ्रिजरेंट को देता है, रेफ्रिजरेंट फ्लो करके कंडेंसर के थ्रू आउटसाइड में फ्लो कर देता है, यही फंडामेंटल है। तो उस समय हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज किए, उसको डायरेक्ट टाइप का बोलेंगे, जैसे R11, R12, R22 की बात करेंगे। लेकिन अब मैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर प्राइमरी रेफ्रिजरेशन को यूज करके किसी रेफ्रिजरेशन को कूलिंग करते हैं, फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं, समझ रहा है? तो मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन वो रेफ्रिजरेशन होता है जो प्राइमरी से फर्स्ट ऑफ ऑल कूल होता है, देन आफ्टर यूज होते हैं। इसी फंडामेंटल को मैं यहाँ पर समझाया हूँ, समझ पा रहे हैं? ये आपका कोई, आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, एक कूलिंग सिस्टम है, ये प्राइमरी डायरेक्ट यूज हो रहा है बेटा, ये डायरेक्ट यूज हो रहा है, हीट को एक्सट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, ये डायरेक्ट यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात करिए, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, इससे हम लोग क्या करते हैं? ये सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को हम लोग कूल कर डायरेक्ट, देख सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन को कूलिंग करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, है ना। प्राइम सॉल्यूशन आपका जो होता है, प्राइम सॉल्यूशन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन की बात कर लेंगे बेटा। प्रॉपर में देखो, प्राइमरी रेफ्रिजरेशन इज अ वर्किंग फ्लूइड और सब्सटेंस व्हिच इज अंडरगोइंग टू साइक्लिक process and heat extract from the system and reject to surrounding like a, इसको बोलते हैं हीट एक्सट्रैक्ट, कहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, जैसे R11 R22 R12 R134, ये सब क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेशन के एग्जांपल है। सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन इज अ वर्किंग फ्लूइड और सब्सटेंस व्हिच इज फर्स्ट ऑफ ऑल कूलिंग विद द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट देन यूज टू हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम, जैसे H2O और ब्राइन सॉल्यूशन। चलो मैं आपको एग्जाम्पल, तो ये फंडामेंटल हो गया। व्हाट इज अ रेफ्रिजरेंट हो गया, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात कर दिए, दोनों का एग्जाम्पल समझ आ गया। कुछ नहीं है, हीट को निकाल के बाहर में जो ट्रांसफर करने का जो मीडियम होता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। प्राइमरी होगा डायरेक्ट होगा, सेकेंडरी होगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे की बात करेंगे, जो प्राइमरी से पहले कूल होगा देन आफ्टर यूज होगा, ये होता है बात। अब बात आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, यहां से समझना कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, डेजिग्नेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। जैसे R11 क्या होता है, R22 क्या होता है, R134 ए क्या होता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले याद रखना, जो रेफ्रिजरेंट है R11 R12 तो हाइड्रोकार्बन से बने, HC हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। आपको हेलोकार्बन की बात करते हैं। अब बेसिकली आपके दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है। एक क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जो सैचुरेटेड है सबसे उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड वो सैचुरेटेड नहीं। वो कैसे समझ आएगा, अभी आगे समझ आएगा, बट आप समझिए। डेजिग्नेशन के लिए बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन में हर Hc जो आपकी बात है, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर आपका रेफ्रिजरेंट बनता है। हेलोकार्बन की बात होती है जिसमें दो टाइप की बात हो गई, एक ऑर्गेनिक होगा, एक इनऑर्गेनिक होगा। अभी पता चलेगा साहब, बस टाइप्स देखिए। ये सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डिफरेंस। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, सैचुरेटेड की बात करेंगे। ये कुछ फंडामेंटल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला होता है, याद रखना, सी कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये आपके रेफ्रिजरेंट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एम एन पी एन क्यू आपके ऊपर है, मेरा डेजिग्नेशन ये कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन के जो आइटम आपको ये दिखने को मिल रहा है। ये एम जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम बोल सकते हैं, एन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम बोल सकते हैं, पी जो है नंबर ऑफ फ्लोरीन आइटम बोल सकते हैं, क्यू जो है नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम बोल सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए तीन फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया, दूसरा जो होता है आर M-1 और N+1, और उसके बाद पी की बात, क्यू की बात कर देंगे। किसकी बात कर देंगे, क्यू की बात कर देंगे। ये बात समझ आ रही है, M-1 N+1 और क्यू की बात हो गई। ठीक है, क्लोरीन की बात हो जाती है। ठीक है, और लास्ट जो है सैचुरेटेड कंडीशन में बात करेंगे तो N+P+Q इज इक्वल टू 2M+2 की बात है। ये कंडीशन जो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, ये तीन कंडीशन है। ये तीन कंडीशन आपका सैचुरेटेड कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पर याद रखना, जैसे कि मैं R12 की बात करूँ, इसका मतलब होता है बेटा R012, मतलब कि 1 2 3, ये 3 डिजिट जहां देखने को मिलेगा वो कहलाता है सैचुरेटेड कंपाउंड रेफ्रिजरेशन। सैचुरेटेड कंपाउंड रेफ्रिजरेशन फंडामेंटल समझिए, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल CH2FCl, CH2FCl, है ना, ये बात हो गई। C मतलब कि M की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां से देखो M की वैल्यू हो गई 1 हो गई, और N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई बेटा। एफ फ्लोरीन आइटम पर एक क्लोरीन, पी की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई। तो इसी चीज को देखो, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में रख के देखते हैं और दोनों एंड में इक्विवेलेंट आया तो हम सैचुरेटेड कंपाउंड की बात होगी। बस एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू आप लोग समझेंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, देख सकते हैं P+Q+N, तो 1+1+2 इज इक्वल टू 4। एन की वैल्यू आपने यहाँ पर जो निकाली है 2, तो ये हो गया 4। अब राइट हैंड साइड में 2M+2 होता है, तो 2 1 to 1, तो ये आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्विवेलेंट है तो इसी का हम बोल देते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड।
सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट की बात होगी। और अगर मैं बोलूँ इसी में आपका ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला को आप क्या बोलते हैं सुनिएगा, आर एम माइनस वन एन प्लस वन। जब सैचुरेटेड है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एम की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू 1 हो गया। तो देखो ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया बेटा, 2 प्लस 1 3 हो गया और ये 1 हो गया, तो 0 3 1। तो जो फॉर्मूला जो मिला है मुझे R31 का फॉर्मूला हो जाएगा CH2FCl बोलेंगे, CH2FCl। तो आप इस फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी सबका एग्जांपल मैं बताऊंगा, बट आप लोग समझो। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, क्या हुआ? देखो कार्बन में आपके 7 संयुक्ता होते हैं। जैसे कि आपको कार्बन की बात करें, कार्बन कितना है बेटा आपका? एक है। हाइड्रोजन कितना है? एक और एक दो है। क्लोरीन कितना है? एक है। फ्लोरीन कितना? ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड की बात हो रही है। क्या हो गया? सैचुरेटेड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। धीरे धीरे समझिए, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस थोड़ा सा आपको चीजें बताऊंगा। अब अनसैचुरेटेड की बात है, इसमें बस एक चीज याद रखना बेटा, ये +2 था, जिसमें हम पहले वाले में N प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m+2 था। इस 2 को रिमूव कर दोगे, इस 2 को रिमूव कर दोगे तो आपका जो सिस्टम हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड रेफ्रिजरेशन की बात हो जाएगी। और दूसरा चीज, जैसे कि मैं R31 की बात किया था, तो R031 हुआ था, यहाँ पर याद रखना R1031। कहने का मतलब यहाँ पर जो डिजिट मिलने वाला है 4, आप कैसे समझ पाएंगे कि अनसैचुरेटेड है? तो यहाँ पर R जो होगा बेटा रेफ्रिजरेंट के बाद 4 डिजिट देखने को मिलेगा। तो वही फंडामेंटल है, हर चीज अपना फॉर्मूला वही है यहाँ पर, लेकिन 1 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त? 1 आ जाता है। R1 M-1 N+2 N+1 प्लस इंटू पी। ये सारे फंडामेंटल चीजें आप लोग को समझ आएंगे। अब देखते हैं इसको भी एग्जांपल समझेंगे। जैसे C2H2FCl अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। M की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। N की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 हो गई। और इसकी वैल्यू F की वैल्यू मतलब कि P की वैल्यू 1 हो गई, Q की वैल्यू 1 हो गई। ये बात हो गई। अब इस फॉर्मूला में मैं रखूंगा, इस वाला फॉर्मूला में रखूंगा, तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 4 और 4 आ गया, तो हम ये अनसैचुरेटेड बोलते हैं। इसी कारण मैं बोला ये अनसैचुरेटेड है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला की बात करूंगा तो R1 M-1 मतलब कि M की वैल्यू अपने क्या निकाला? 2 2 माइनस 1 हो गया बेटा। और उसके बाद हम लोग बात किए N+1 मतलब N की वैल्यू 2 प्लस 1 हो गया बेटा। और उसके बाद क्या है बेटा? आर एम पी पी की बात करेंगे, फ्लोरीन आइटम पर। क्लोरीन आइटम नहीं रहता, फ्लोरीन आइटम कितना है बेटा? 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1131। ये है R1131। ये फंडामेंटल चीजें हैं। अब देखते हैं कैसे होगा। कार्बन आइटम कितना है? 2 है, एक कार्बन दूसरा कार्बन। हाइड्रोजन आइटम कितना है? 1 और 1 आइटम बना लिया। अब फ्लोरीन और क्लोरीन, तो मतलब कि इसके 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल हो, इसलिए मैं डबल लगा। और डबल देखने का मतलब हो गया अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो दो चीज याद रखना, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में आपको फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो होता है CmHn और Fp और Cq, ये इक्वल होगा। सेकंड में जो होगा इसमें 3 डिजिट होगा, किसमें? सैचुरेटेड में। इसमें 4 डिजिट होगा, इसमें 1 लगा देंगे, M-1 N+1 और P की बात होगी। थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2 हो जाएगा। इसमें क्या हो? N+P+Q इज इक्वल टू 2m, बस दैट्स ऑल। चलो सर थोड़ा एग्जांपल समझते हैं क्या क्या होता है। तो पहला, जैसे क्वेश्चन में आता है R11 का नाम क्या है? R11 का नाम क्या है सुनिएगा। जैसे R01 बोल दिया, जैसे केमिकल फॉर्मूला की बात हो जाएगी, तो हम कहते हैं 3 डिजिट देखने को मिला, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमारे पास फॉर्मूला क्या? R M-1 N+1 प्लस P है। अब मैं जीरो क्या लिखूंगा बेटा? M-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, पहला डिजिट। सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा? N+1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 1 होगा। तो M की वैल्यू 1, N की वैल्यू 0 और P की वैल्यू 1। ये मिल गया मुझे। अब मुझे एक चीज और चाहिए था, Q एटम चाहिए था। Q कैसे निकालेंगे सर? तो N+P+Q इज इक्वल टू 2m+2 इस फॉर्मूला में रख दो, तो आपको मिल जाएगा क्लोरीन के एटम जो है 3 मिल जाएंगे। क्लोरीन के एटम जो है 3 मिल जाएंगे। ये फंडामेंटल इक्वेशन बना ClCl और Cl। ये हमको हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर 0 है, और हाइड्रोजन 0 है तो इसका आप लोग देख सकते हैं CFCl2, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला ही बोलते हैं इसको। CFCl3 होता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं बेटा CFCl3। ये आपको R11 का फॉर्मूला देखने को मिला। सिमिलर टू एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि R22 की बात करते हैं,
R22 क्या होगा सर, R22 के बाद 0 1 2, फिर हमारा m माइनस वन इज इक्वल टू 0, n प्लस वन इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू q 2। अब इस फार्मूला में रखने पर q की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला रखने पर यहाँ पर CF2 डाइफ्लोरो कार्बन बोलते हैं, डाइफ्लोरो कार्बन की बात होती है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ट्राइक्लोरो फ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फॉर्मूला याद रखना, दो चीज मैं फिर से बोलूंगा, ये फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है, और दैट्स ऑल। अब देख के समझ पाएंगे सैचुरेटेड एट अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ये समझ आ गया। सिमिलर डैट अगर मैं एक और फॉर्मूला लूँ, R22 की बात करूंगा तो m प्लस वन इज इक्वल टू 0 और n प्लस वन इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 2 की बात है। तो m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 और p इज इक्वल टू 2, और इस फॉर्मूला में रखने के बाद q इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, 1 मिला दोस्त। तो CmHn और Fp और Cl की बात होती है, तो 1 1 2 4। याद रखना थर्ड वाला जो होता है बेटा, एक फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन का नहीं होता। तो CHF2Cl की बात हो गई। तो आप देख सकते हैं C इज इक्वल टू, आपका ट्राई बॉन्ड देखने को मिला, ये F2 है, हाँ F1 और F2 हो गया, H एक हो गया, Cl है। तो ये R22 का है, R22 का है। सिमिलर डेट अगर मैं बोलूँ कि सर R134A, ये जो डोमेस्टिक में आज के डेट में यूज करता है, इसको क्यों यूज करता है अभी आप लोग को समझ आएगा। जैसे फॉर्मूला क्या हो गया, R m माइनस वन n प्लस वन पी। अभी 4 डिजिट में समझना है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली सफिक्स है, ये आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो m माइनस वन इज इक्वल टू वन, n प्लस वन इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 4। अगर मैं सॉल्व करूँ तो m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 4 देखने को मिलेगा। इसको सॉल्व कर देंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो क्यू की वैल्यू, क्लोरीन आइटम देखो क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 मिली, इसका मतलब है क्लोरीन आइटम 0 होता है। इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। क्लोरीन 0 है। अब इसका पूरा सारे चीजें बताओ। ओजोन लेवल की बात करूंगा, जैसे मैं ओजोन की बात करता हूँ, ओजोन O3 है, अगर इसमें Cl को अगर रिएक्ट कर देंगे O2 बन जाएगा और सी ClO बन जाता है ना। तो ये क्लोरीन करने के बाद तो यहाँ पास ये ओजोन को ब्रेक कर देता है कौन, अगर एटमॉस्फेरिक में क्लोरीन हो तो ओजोन को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर CmHnFpClQ, तो C2H2F4, इसी को बोलते हैं हम लोग 134A C2F4। ये है एब्सेंस ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे, और क्लोरीन जब आएगा तो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अब इसका कहानी सुनो। जब ओजोन से क्लोरीन रिएक्शन करता है तो आपको ClO बन जाता है और O2 में ब्रेक हो जाता है, जिससे हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेक्शन में आ जाता है। अंटार्कटिका में ऑलरेडी डिप्लेक्स हो जाता है। इसी कहानी को मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसको समझिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे बेटा R34A की बात, R34A की बात होगी। बात समझ आ गई, ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। अब इसमें क्या क्या देखो, क्या क्या पॉइंट है। द क्लोरीन एलिमेंट विच इज द प्रेजेंट इन द रेफ्रिजरेंट अटैक द ओजोन लेयर which is situated is stratosphere, and hence chlorine element must be eliminated from the refrigerant, therefore suitable substituent, जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, ये सारे चीज में क्या होता है, आपके क्लोरीन रहता है। तो क्लोरीन को अगर आप रिमूव कर देंगे तो वो ओजोन लेयर से बच जाएगा, जो क्षतिग्रस्त हो रहा है बेटा। ये देखो, ये अर्थ है, यहाँ पर ओजोन लेयर है, यहाँ पर O3 की बात हो, यहाँ से अगर क्लोरीन आया तो ये O2 प्लस ClO में विभक्त हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर एक छेद हो जाएगा। तो अंटार्कटिका में ऑलरेडी एक छेद हो चुका है, डिप्लेशन हो चुका है, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें, जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है यूवी रे, वो इनसाइड आएगा, बहुत सारे इफेक्ट करता है अपना बॉडी पर। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। तो रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे तो हम लोग सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की बात किया है, और इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट की बात की है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने इसे देख लिया। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, है ना, अनसैचुरेटेड की बात है, अभी आपने देख लिया अनसैचुरेटेड, जैसे C2H4। C2H4 एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। फॉर्मूला ये होता है बेटा, तो NP प्लस P प्लस Q इक्वल टू 2M की बात होगी। ये फंडामेंटल इक्वेशंस है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला फंडामेंटल इक्वेशंस में रख के देखिए, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 है ना, और M की वैल्यू क्या है बेटा, CM है ना, 2 हो गया बेटा, और N की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 2 हो गई, 4 हो गई,
और P और Q क्या है 0 है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं रखूं तो दोनों में 4 बैलेंस हुआ। हमको नहीं पता था कि ये अनसैचुरेटेड है। कैसे पता चला बेटा, जब M की वैल्यू हमने निकाला 4 निकाला, और सॉरी M की वैल्यू 2 निकाला और N की वैल्यू 4 निकाला, और P और Q जो है आपके 0 दिए हुए हैं। ये फंडामेंटल चीजें आपको देखने को मिली है। इसके बाद मेरे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था ये जो है n प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 2m था। तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 4 और 2 इंटू 2 करके करेंगे तो 4 आपको देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला मैंने अभी आप लोग को ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था, R1 Rm-1 n+1 और P। तो सारे वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दो, आपको मिल जाएगा C2H4 की वैल्यू। इसको बोलेंगे R1130 बोलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। एक आध और एग्जांपल देखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी मैंने बताया, C2H2 F2 की बात करेंगे, C2H2 और F2 की बात करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पास इसकी बात करें। फिर फंडामेंटल, अब इसको सबसे पहले चेक करो सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड। M की वैल्यू हो गई 2, N की वैल्यू हो गई 2 और P की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, ये आपको देखने को मिला। अपना फॉर्मूला क्या है, N प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू 2M की बात हो गई, और Q एलिमेंट क्या है नहीं दिया, मतलब 0 हो जाएगा। तो N की वैल्यू क्या हो गई 2, P की वैल्यू क्या हो गई 2, और ये 0 हो गया बेटा, और 2 M की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 है। तो 4 इज इक्वल टू 4, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में। फॉर्मूला क्या है, R1 M-1 प्लस 1, और P की बात करें तो M की वैल्यू 2 होगी, N की वैल्यू 2 और P की वैल्यू 2। देखो 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3 और 2। तो ये आपको देखने को मिला बेटा। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे। अब बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा है, कुछ भी नहीं करना बेटा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे याद किया जाता है, तो रेफ्रिजरेंट हमेशा याद करना, यहाँ पर 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट की बात हो जाएगी। तो ये बात हो गई। जैसे कि एग्जांपल की बात करेंगे, एयर, CO2, NH3 अमोनिया, SO2, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, यही पूछा जाता है, यही पूछा, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। SO2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे जो हो गए आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 29 होता है बेटा। CO2 का निकालना है सर, C का कितना हो गया 12 हो गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ 16 की बात करेंगे तो 32 प्लस 12 हो जाएगा 44। तो आप लिखेंगे 744 किसका हो जाएगा आपका, ये CO2 का हो जाएगा। तो हम बनाए यहाँ पर सबसे CO2 का क्या है R744, मैंने अभी निकाला है बेटा। और अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया का N का हो जाएगा 14, और H का हो जाएगा 1, और इंटू 3 करेंगे 17। तो R717 क्या हो जाएगा, अमोनिया का हो जाएगा। CO2 की बात की है तो हम लोग 44 आप लोग के सामने निकाल के दिखाया हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से, है ना। इसके बाद बात करेंगे SO2 निकालना है। S का होता है 32, और उसके बाद 16 प्लस 2 करके 64 हो गया दोस्त, है ना। इसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं 64 के बाद तो R764 ये आपको देखने को मिल गया। उसके बाद H2O की बात करेंगे तो 18 आएगा। तो ये आपका आंसर, ये ही क्वेश्चन पूछे, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी बात समझिएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये है आपका बेसिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है, और रेफ्रिजरेशन के टाइप से बता दिया, ऑर्गेनिक बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया, ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को कैसे डिफाइन करते हैं ये बता दिया बेटा, और इनऑर्गेनिक को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछे। तो आज की क्लासेस में यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद जो है डिजायरेबल कंडीशंस ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात करेंगे, और लीकेज की बात करेंगे, कौन सा टेस्ट होता है उसकी बात करूंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ तक क्लास ओके करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही प्यारा से हम लोग समझेंगे कि क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच।